कहाँ तक कर लिया तुमने? आज मतलब ये बता दिया हमने कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज आएगा तो कैसे आएगा, है ना। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये हमने बता दिया अभी तक कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो कैसे आएगा, है ना। ये मान लो एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। अगर हम रब करके फ्रिक्शन से चार्जेस लाना चाहते हैं इस बॉडी पे, शुरुआत में न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, है ना। और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, मान लो शुरुआत में दोनों न्यूट्रल है। तो रब करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। यहाँ से यहाँ मान लो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, n इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस n, और यहाँ पर माइनस n। इस तरह से चार्ज आता था, ये बताओ, है ना। अच्छा, और जब इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन मतलब कम पे इलेक्ट्रॉन से कम पे ज्यादा जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए ना, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेस चार्ज कितना आ गया इस पर, प्लस n, और इस पर कितना आ गया, माइनस n। और ये कौन से मेथड के लिए, मतलब कौन सी बॉडीज के लिए यूज होता है ये मेथड? ये होता है आपका इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए, जैसे प्लास्टिक, रबड़, इन बॉडीज पर अगर चार्ज करना है तो रब करके हम इनको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मेटल बॉडीज के लिए। मान लो मेटल बॉडी है, इसका रेडियस है r1, दूसरी मेटल बॉडी है, इसका रेडियस है r2, ठीक है। और इस पे चार्ज है q1, इस पे चार्ज है q2। जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग, इस पे चार्ज कितना हो जाता है, q1 डैश, और इस पे हो जाता है q1 डैश की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2, इसकी होती है टोटल चार्ज कितना है, q1 प्लस q2 इंटू इसका रेडियस कितना है, r1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। और इस पे चार्ज आता है q1 प्लस q2 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r। इस तरीके से बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर दो बॉडी चार्ज्ड हैं, अगर दो बॉडीज चार्ज्ड हैं, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, और ये दोनों बॉडी हैं चार्ज्ड, और ये स्फेरिकल बॉडीज है जिनका रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू, जिनका रेडियस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस। मतलब यस, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर, और इनका रेडियस है मान लो a1 a2। तो ये a1 a2 बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल आर। तो ऐसे केस में हम इन चार्जेस के जो बॉडीज हैं ए और बी, इन बॉडीज को हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। मान लो इस पे चार्ज है q1, इसमें चार्ज है q2, तो इन चार्जेस को क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस। और जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, q1 q2 पर फोर्स लगाएगा, q2 q1 पे फोर्स लगाएगा। तो जिस रूल से हमें फोर्स निकालेंगे, कूलम्ब्स नियम से फोर्स निकालेंगे, है ना, वो फोर्स जो अप्लाई होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है।
तो ये दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस या तो बहुत छोटे हों या फिर इनकी रेडियस इन दोनों के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम होनी चाहिए। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर, है ना। उसके कंपेयर में ये रेडियस बहुत ही कम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस। तो मान लो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। दोनों का मास भी होगा पर हम लिख नहीं रहे मास, पर है मास, दोनों पे मास तो है ही। और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है स्मॉल आर, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। Q1 Q2 कैसे आया होगा? वो या तो रबिंग मेथड से आया होगा या कंडक्शन मेथड से आया होगा या इंडक्शन मेथड से आया होगा। किसी ना किसी मेथड से बॉडी पे चार्ज आया होगा। ये बॉडी है, बॉडी पे न्यूट्रल रही होगी शुरुआत में, इस पे चार्ज आया होगा Q1, इस पे चार्ज आया होगा Q2। और अब Q1 चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। हाँ, डिस्टेंस हाँ और बढ़ जाएगा। अगर ये फिक्स नहीं है मान लो यहाँ पर, तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो दूर जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो वो बात की बात है कि दूर जाएंगे तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो कितनी स्पीड होगी वो अलग बात है, ठीक है। वो हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। पर अभी हम ये देख रहे हैं Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 is found by using Coulomb's law। कौन से नियम से हम पता लगाते हैं उस फोर्स को? Coulomb's law से बताते हैं। Coulomb's law कहता है Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से और Q2 पर जो फोर्स रहेगा Q1 की वजह से, वो जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। Q1 जितना बड़ा है और Q2 जितना बड़ा है, उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स। और जो फोर्स रहेगा भैया, फोर्स ये तो सच बात है, Q1 ज्यादा होगा Q2 ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा चार्ज ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, पर स्क्वायर के मतलब डिस्टेंस डबल करेंगे, डिस्टेंस डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, तो यानी फोर्स 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस डबल करेंगे, पहले बताओ डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, इतना तो पता ही है, यहाँ से भी पता है और अगर हम लॉजिकली सोचे तो भी पता है भाई, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा। लेकिन डिस्टेंस अगर डबल कर दिया ना तो डबल का स्क्वायर 4 यानी फोर्स 1/4 हो जाएगा, मतलब फोर्स 4 गुना घटेगा। अगर शुरुआत में 100 न्यूटन फोर्स था तो डिस्टेंस डबल करने से फोर्स आधा नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा यानी 25 रह जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर। या डिस्टेंस आधा कर देंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मान लो डिस्टेंस आधा कर दिया तो फोर्स डबल नहीं होगा, डबल होता तो क्या बोलते हैं 100 का 200 हो जाता, आधा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और 4 ऊपर, तो पिछले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। यानी पहले 100 था तो 400 न्यूटन हो जाएगा, 400 100 से 400 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये वाला काम आर स्क्वायर। अगर फोर्स मान लो डिस्टेंस क्या बोलते हैं उसका नाम 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स घटेगा, कितना घटेगा? 9 टाइम्स घट जाएगा फोर्स, 3 का स्क्वायर से घटेगा, है ना। जैसे शुरुआत में मान लो 90 न्यूटन था तो घट के 10 न्यूटन रह जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्स रेडियस कह रहा हूँ, डिस्टेंस 1/3 टाइम्स कर दिया, बहुत कम कर दिया, 1/3 पास कर दिया
पास कर दे तो फोर्स बढ़ेगा, 9 टाइम हो जाए। तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। और बताएंगे हम इसके बारे में, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी पहले मान लो 90 था तो 810 810 न्यूटन हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ गया। तो इस तरह से काम करता है आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे या मिला दो दोनों को, तो क्या बनेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है आपका, इसमें भी बज रहा होगा, देख बंद करो सर। K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी। K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका किस बात पर डिपेंड करेगा, कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 के बीच में कौन सा मीडियम है। मान लो एयर मीडियम है भाई, हाँ आंधी आ रही है, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी और आंधी रुक जाएगी, है ना, बस कोई दिक्कत नहीं। इसमें से भी आती है मिट्टी? नहीं इतनी मिट्टी विट्टी नहीं आ रही इसमें से, ठीक है। कौन सा मीडियम है उस बात पर डिपेंड करेगा ये के की वैल्यू क्या है बाद में बात करेंगे। बाकी के होता है तुम्हें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, है ना, ऑफ फ्री स्पेस। बाद में इसकी चर्चा करेंगे बाद अलग से। तो ये है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, है ना। यूनिट वगैरह आप लगा लेना हिसाब, यहाँ से यूनिट आ जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर, नहीं सुन लो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा तो कूलाम स्क्वायर। अरे कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, दिस इज के। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि दो चार्जेस जो आपने रखे हैं, इनके बीच में कौन सा मीडियम है। इनके बीच में एयर है, वाटर है, ग्लास का मीडियम है, या वैक्यूम है ना, कौन से मीडियम है उस बात पर डिपेंड करेगा आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या आपने कभी पहले और चीज पढ़ी है जो मीडियम पे डिपेंड करती है, कभी कोई चीज पढ़ी हो 9th में 10th में, याद करो। कौन सी चीज मीडियम में, मैंने 10th में पढ़ी है, तुमने पता, मैं बताऊं तुम्हें, तुमने पढ़ी है 10th में ये चीज, और पता कौन से चैप्टर में पढ़ी है, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। लाइट स्नेल्स लॉ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ में क्या होता था, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक आता था एन, स्मॉल एन। वो इस बात पर डिपेंड करता था कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वाटर का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पर डिपेंड करता था। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आती है ना वो यहीं से आती है एप्सिलॉन नॉट से। ये भी मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। आगे जाके हम चैप्टर 4 में म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू नॉट, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों मिलके आपको और परमिएबिलिटी, कुछ नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और वो वाला किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये दोनों मिलके ही आपका क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, इनकी भी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। लाइट है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ गया,
मैग्नेटिक फील्ड वहां जाएगा म्यू नॉट, तो एन आपका म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से बनता है। ठीक है, तो ये है, तो Q1 Q2 है, Q1 Q2 पे जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट पर और आर स्क्वायर पर, और कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनल से K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, लिख लो जल्दी से। कैसे लेट हो गया तुम? इसकी वजह से हुआ है सर। किसके कैसे? ये बस आएगी बस आएगी बस आएगी, मुझे ऑटो चल रहा ऑटो चल गई। अगर ऑटो में जाते तो 3:50 में आ जाते। अच्छा, बस लेट आई फिर या आई आई? नहीं, आज भी ऑटो बड़ा। अच्छा वजह से ऑटो बैठे हम आ गए थे तो मांडी खड़े थे, पीछे बस आ रही है। अच्छा, मांडीखेड़ा तक आए तब आई बस। इधर बस से मारते राजेश्वर में गए। अच्छा, मैं तो कहाँ पे? इधर से ना सर, मतलब बस स्टैंड से लाल नहीं आते जब ये वाली गली है। हाँ समझ में नहीं ना। हाँ, इधर से वो बाइक पे जाते मैं ही देख लिया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये फोर्स है, इतना है फोर्स। इसकी वैल्यू होगी कुछ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, जो भी होगी। अब हम एक टर्म लिखते हैं F12। क्या मतलब है इसका F12 का? इसको लिखते हैं मतलब पहला वो पहली बॉडी दूसरी बॉडी कितना फोर्स लगा रही है। ऐसा भी कह सकते हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है, वो तो लिखना पड़ेगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है, हमने इसका मतलब क्या लिखा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो फोर्स बाय Q1 ड्यू टू ऑन Q2, वो तो अपनी मर्जी है ना। तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट बॉडी पर सेकंड बॉडी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसको बोला F12 वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बताओ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना है, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ सिंपल, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना है, ये रहा Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये Q1 है, ये Q2 है। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन हम यहाँ दिखाएंगे। डायरेक्शन बताओ, Q1 पे Q2 की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? Q1 चार्ज है, तुम Q1 पे खड़े होकर देखो, Q1 पे देखो, Q2 की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगा? इस तरफ लगेगा भाई, Q1 है, इस पर किस तरफ फोर्स है, तो Q2 इस पर, दोनों पॉजिटिव है ना, तो रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, फोर्स ऑन Q1 Q2 ऑन R स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे F12। F12 की डायरेक्शन इस तरफ है, एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन S, अब तुम्हें क्या पता ऐसे लगेगी, ऐसे क्यों नहीं लग रही, ऐसे क्यों नहीं लग रही, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे ही क्यों लग रही? तो ऐसा कहते हैं कि जो फोर्स लगता है वो उसी लाइन में लगता है जिस लाइन में दोनों के सेंटर मिलाए। Q1 और Q2 को मिला दिया हमने, कैसे मिलाया, उनके सेंटर से सेंटर मिलाया, उसके सेंटर से सेंटर मिलाया। तो सेंटर से सेंटर मिलाने वाली जो लाइन है, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, समझ रहे हो, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली लाइन ये है, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, है ना। वो ये लाइन ही तो, ये वाली लाइन, तो उस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ऐसे फोर्सेस जो सेंटर टू सेंटर मिलाई जाने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं,
उन फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। इसलिए ये वाला फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी ऐसे ही लगता है, उसको भी सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फोर्स ना लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इतना इस डायरेक्शन लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली बताओ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इतना ही होगा। अरे सेम फोर्स होगा, बताओ किस डायरेक्शन में होगा? क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू F21 क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q2 पर फोर्स Q1 की वजह से, पॉजिटिव है दोनों चार्जेस, तो ये भी इस पर भी रिपल्सन होगा, तो होगा फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, सेम होगा, है ना। अच्छा, अब इसमें ऐसा कहते हैं कि ना, हम ऐसा करते हैं, Q1 और Q2 को हम विदाउट साइन रखते हैं। Q1 और Q2 को कैसे रखते हैं? विदाउट साइन। मान लो यहाँ दे रखा 2 + 2, यहाँ दे रखा +3, तो क्या रखेंगे? +2 × +3 अपॉन जो भी है डिस्टेंस। मान लो दे 2 और ये दे रखा -3, तो क्या रखेंगे? 2 × 3, -3 नहीं रखेंगे, × 3, माइनस प्लस वो माइनस का जो भी चीज होगी वो साइन के साथ चली जाएगी, है ना, डायरेक्शन के साथ चली जाएगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन में चली जाएगी उसकी। तो इसको कैसे रखेंगे? विदाउट साइन। डायरेक्शन हम अपने आप दिमाग से लगा लेंगे इसमें, तो ऐसा होगा। ठीक है, और एक और पूछा जाता है, ये तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया, ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक आता बिटवीन द फोर्स, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, बताओ कितना आएगा? फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, फोर्स बिटवीन Q, यही है सेम, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई पूछे बताओ Q1 पे कितना फोर्स लगा? इतना लगा। Q2 पे कितना फोर्स लगा? इतना लगा। पूछो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा? इतना ही लगा, सेम ही है। हाँ, है ना, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा? वो भी इतना ही लगा। एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो पूछता है बिटवीन द फोर्स बताओ, पहले पूछेगा इस पे फोर्स बताओ, फिर पूछेगा इस पे फोर्स, फिर पूछेगा बिटवीन फोर्स बताओ, तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये है फोर्स, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 वही होगा। ठीक है, अच्छा ये पूछ लिया, ये हो गया। ठीक है, लिखो इसको। ये जरूर लिख लेना, F12 का मतलब क्या है, F21 का, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसका क्या मतलब लिखना चाह रहे हो, तो इसलिए लिखना पड़ेगा कि हमारे लिए इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, इसने Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स लगाया? मान लो इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। किस तरफ? इस तरफ। इसने इस पर कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन ही, और इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन से कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसने 10 न्यूटन लगाया लेफ्ट की तरफ,
और इसने 10 न्यूटन लगाया राइट की तरफ, है ना, तो हम कह सकते हैं इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स लगाया 10 और 10, और अपोजिट लगाया, अपोजिट मतलब एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। तो दो बॉडी होनी चाहिए, दो बॉडीज पर दो फोर्स, इस बॉडी पे एक फोर्स और इस बॉडी पे एक फोर्स। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं, ऐसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे। क्या न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है। एक बॉडी ने दूसरे पर जितना फोर्स लगाया है, दूसरे ने भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाया, और दोनों ने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया है ना। इक्वल तो फोर्स लगाया ही है, सेम F12 और F21, क्योंकि F12 बराबर F21 है ही मैग्नीट्यूड वाइज, और अगर डायरेक्शन वाइज देखें, वेक्टर वाइज देखें, तो अपोजिट है। जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स है उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की वैल्यू सेम है। तो हम कहते हैं कूलम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स लॉ, है ना। तो कूलम्स लॉ किसके साथ कंसिस्टेंट है, मतलब कूलम्स लॉ न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। कूलम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स के नियम के साथ कंसिस्टेंट है। लिख लो जल्दी से, कूलम्स लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स लॉ। ठीक है, बता दो। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो। मान लो ये है 2 कूलम, ये है 3 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, उसकी वैल्यू फिलहाल के लिए 1 मान लो, लेट्स एज्यूम उसकी वैल्यू 1 मान लो। तो बताओ, इसको Q1 बोल दो, Q1, इसको बोल दो Q2, तो बताओ F12 F21 और फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। कितना आ जाएगा फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू हमने यहाँ के लिए 1 मानी है, Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 3 अपॉन R इज 2, 2 का स्क्वायर, तो 6/4 है ना, 3/2 न्यूटन। इस पे इस तरफ, इस पे इस तरफ, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन लिख लो जल्दी से अपनी कॉपी में, फोर्स की डायरेक्शन डायग्राम बना लो, फोर्स की डायरेक्शन लिख लो। इसके ऐसे आएगी F12, इसके ऐसे आएगी F21, है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये हो -2 कूलम, अब बताओ आंसर। यही होगी, तो लिख लो जल्दी से डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखो, देखो जल्दी से डायरेक्शन लिखो और मुझे बताओ। डायरेक्शन लिखो, फोर्स का तो इतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा 3/2 न्यूटन। बनाओ बनाओ, Q1 पे और Q2 पे, तो दिखाओ डायरेक्शन दिखाओ। हाँ,
तो लिख दो F12 और F21, सही है। ठीक है, ये लिखेंगे 3/2 न्यूटन, और डायरेक्शन कैसा आएगी, -2 को 3 अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ भाई, नींदों में भी ऐसे आएगी, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको भी अट्रैक्शन फील होगा, तो ये होगा F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू है। अरे ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, वैल्यू यही रहेगी। अच्छा, तीसरा लिख लो जल्दी से, मिटा दो फिर दोनों। अरे सही है, कोई दिक्कत, अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाए आगे भी काम आएगा, रिपेयर करेंगे तो वो पहले वाला आ जाएगा आंसर। अरे बताओ, तो ये आ जाएगा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक फोर्स है -5 न्यूटन, नहीं सॉरी, एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक फोर्स है -15 न्यूटन। लिख ले, एक फोर्स है 10 न्यूटन, एक फोर्स है -15 न्यूटन, कौन सा बड़ा है? नहीं -15, कौन सा फोर्स है? -15 न्यूटन। अरे एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक फोर्स है -15 न्यूटन, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। अरे माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन ओनली, माइनस का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। फोर्स में तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस इज फॉर डायरेक्शन, 15 इज मैग्नीट्यूड, तो इसका 15 का मैग्नीट्यूड है। बाकी डायरेक्शन, मान लो जिस डायरेक्शन को इसको प्लस बोला है उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस बोल दिया, बस ये है। लेकिन अगर कोई पूछे बताओ, एक पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, एक पोटेंशियल एनर्जी है -15 जूल, 10 पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है और माइनस वाली कम है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड से होता है ना, -15, ये मैथ वाला -15 है फिर, लेकिन यहाँ पर -15 का मतलब माइनस इज डायरेक्शन, है ना। तो आंसर आपका जो भी आएगा इसमें -5 न्यूटन आएगा, -5 न्यूटन का मतलब नेट फोर्स 5 न्यूटन, और डायरेक्शन ये वाली आएगी, माइनस वाली डायरेक्शन आएगी, माइनस इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स है 10 न्यूटन, एक फोर्स है -10 न्यूटन, कौन सी बड़ी फोर्स है? दोनों इक्वल है, क्योंकि माइनस इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, वेक्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं, वो फोर्स के लिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप बता दोगे डायरेक्शन, इसमें फोर्स की डायरेक्शन, माइनस वहां पे कुछ माइनस लगाना नहीं है, यहाँ पे माइनस सारा कहाँ चला जाएगा, डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, फोर्स बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 दे देंगे, Q2 दे देंगे, R दे देंगे, फोर्स बताओ, कर लोगे? क्या करेंगे, Q1 दे देंगे, Q2 दे देंगे, फोर्स दे देंगे, डिस्टेंस बताओ। अरे कर लोगे क्वेश्चन। अगला R दे देंगे, फोर्स दे देंगे, Q1 Q2 निकालो, और कहेंगे Q1 Q2 रबिंग से आया है, इक्वल और अपोजिट होंगे, है ना, वैसे इक्वल होंगे, मतलब रबिंग से आएंगे तो मेरे हिसाब से Q1 की वैल्यू होगी एनी और Q2 की वैल्यू होगी माइनस एनी, ये दे देंगे, मतलब रबिंग से आएंगे, फोर्स की वैल्यू दे देंगे, R दे देंगे, और पूछेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बताओ, तो कैसे होगा बताओ, F बराबर के Q1 की वैल्यू रखोगे एनी, Q2 की वैल्यू क्या रखोगे, एनी रखोगे। अरे बताया तो था मैंने, ये विदाउट साइन रखते हैं, है ना, अपॉन R स्क्वायर, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, के एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्या ये दिया हुआ है तुम्हें, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू तुम्हें पहले ही से पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी, एन की वैल्यू निकल जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने हुए कि इनके बीच में इतना फोर्स जनरेट हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब ऐसे होता है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालो, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालो, ये दे दिया, ये दे दिया, और इसमें एन एन पूछ लिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन, तीन तरह के क्वेश्चन ऐसे बन गए। एक और ऐसे बनता है कि भाई क्या बोलते हैं उसका नाम, एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनाते हैं बुक में, एनसीईआरटी वगैरह में देखते होगे, तो उसमें सिंपल नहीं देते तुम्हें। सिंपल क्या नहीं देते, सिंपल ऐसे नहीं देते कि Q1 है 2 कूलम, Q2 है 3 कूलम, डिस्टेंस है 5 मीटर, फोर्स बताओ, ऐसे नहीं देंगे। वो कैसे देंगे बताओ? नैनोमीटर। हाँ, वो कैसे देंगे? नैनोमीटर में, उस पिकोमीटर में, तो वो सब तुम्हें पता होने चाहिए, वो सब तुम्हें पता होने चाहिए। तो लिखवा देते हैं इसको। बताओ, 1 मीटर तो तुम्हें पता ही है, 1 सेंटीमीटर बताओ कितना होता है? 10⁻⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बताओ, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये बार बार पूछता है ना, तो ये लिख लेते हैं। 1 मीटर, 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है फेमस माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम आता है एक, 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। एक आता है 1 पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। एक होता है 1 फेम्टो, है ना, या फिर 1 फर्मी, 1 फेम्टोमीटर है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर ऐसे होता है। अच्छा, सिमिलर केस, इसमें मीटर लगाया, उसमें कूलाम लगा दो भाई, 1 मिली कूलाम, तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ कूलाम। 1 मिली एम्पेयर लगा दो। 1 माइक्रो कूलाम, 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम लगा दो, है ना, 10⁻9 कूलाम। अरे वो तो वही है। 10 पिको कूलाम लगा दो, 10⁻12 कूलाम। कहाँ पे? मीटर गुलाम। कहाँ पे? यहाँ 10⁻³ कूलाम। हाँ, मिली 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 कूलाम है ना, मिली कूलाम। मीटर नहीं है, मिली। मिली का भी तो ये होता है, मिलीमीटर में मिली, मिली जो होता है स्मॉल एम से लिखते हैं, तो वो है 1 मिली कूलाम। ऐसे 1 फर्मी कूलाम तो चलो मिलता भी नहीं है ऐसे, तो ये हो गया पीको कूलाम, है ना। ऐसे ऐसे कैपेसिटर पढ़ते हैं, कैपेसिटर में आता है फैराड, तो उसमें आता है 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड। तो ये सारे फेमस फेमस हुए, जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट तो देंगे नहीं, इसी रूप में देंगे। लिख लो इनको, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके बाद और चीज क्या है, मिटा दो। जल्दी से देख लेते हैं। अगर Q1 को हमने डबल कर दिया तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? बाकी सब सेम रखा, डबल हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाएगा। ठीक है, Q2 को डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन 9th में थे ना, अरे उस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या ही थे ऐसे। Q1 भी डबल कर दिया, Q2 भी डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा बताओ भाई? ये भी डबल, ये भी डबल, 2 2 जा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर R को डबल कर दिया, ध्यान से देखना, फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। डबल कर दिया ना, पहले तो डबल कर दिया, डबल का स्क्वायर 4। अब 4 ये देखना, 4 टाइम बढ़ेगा या 4 टाइम घटेगा? तो हमें पता है डबल करा डिस्टेंस, डिस्टेंस डबल करा फोर्स घटेगा। यहाँ पे आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी देख सकते हो, डिस्टेंस डबल किया फोर्स घटेगा, लेकिन कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, F/4। अरे ठीक है, समझ आ रही चीज? अच्छा बताओ, अगर R 3R कर दिया 9 टाइम्स फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? F/9 हो जाएगा। अरे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे? अच्छा, R अगर R/2 कर दिया डबल हो जाएगा, नहीं 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस आधा कर दिया फोर्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स डिस्टेंस आधा कर दिया तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कितना? 2 का स्क्वायर 4 है। अरे ठीक है, अभी मिक्स करेंगे हम इनको, तो ये पता होना चाहिए। और अगर R/3 कर दिया 9 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखना ध्यान से, Q1 2Q1 कर दिया, Q2 3Q1 कर दिया, 3Q2 कर दिया, और तो फोर्स बताओ, चलो हम कर देते, 6 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अच्छा अब और देखते हैं, Q1 कर दिया 2Q1, Q2 कर दिया 2Q2, R कर दिया डबल, फोर्स बताओ? जेब नहीं, 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, कट के 1 होगा। ठीक है, तो इससे फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। अरे Q1 Q2 Q बढ़ाया तो फोर्स 4 गुना हो गया। R दुगना कर दिया, R दुगना कर दिया, फोर्स 4 टाइम घट जाएगा। इन दोनों से 4 टाइम्स बढ़ा और इससे 4 टाइम्स घटा तो सेम रहेगा, तो फोर्स रिमेन्स सेम। अरे ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करना ट्राई, है ना। इस वाले को मैं बताऊं थोड़ा सा, देखो ऐसे होगा, F बराबर K, ये हो गया 2Q1 और इसका भी क्या हो गया 2Q2, R कितना हो गया 2R, तो 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, तो 2 से 4 कट गया, सेम रहा फोर्स। ठीक है, फोर्स सेम रहा। अच्छा, Q1 हो गया 2Q1, Q2 हो गया 2Q2, R हो गया R/2, 8 टाइम्स हो जाएगा, बोलो 8 टाइम्स हो जाएगा, देखो सोचो, नहीं 8 टाइम नहीं, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स कैसे भाई? 2Q1 2Q2 2Q1 2Q2 और ये R आधा कर दिया ना, तो ये हो जाएगा R²/4। अरे आधा कर दिया तो R/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ? R इसको करेंगे हम R²/4, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो बताओ 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 के Q1 Q2 अपॉन R², तो पुराने वाले फोर्स का 16 टाइम्स हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 16F। अरे कर लोगे ऐसे जल्दी, क्योंकि स्पीड से करना है। Q1 2Q1 कर दिया, Q2 3Q2 कर दिया, और R कर दिया R/3। फोर्स बताओ, सोचो, सोचने दो, अभी सोचने दो, मन में रखो, अभी आंसर मन में रखो, आंसर अभी सोचो आराम से। 3 2 जा 6
और r/9 होगा, r²/9 54 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना, 54 टाइम्स f हो जाएगा। एक लास्ट पूछ लेता हूँ, Q1 हो गया Q1/2, Q2 हो गया 3Q2, R हो गया 4R, तो F बताओ। एट बाई थ्री टाइम्स हो जाएगा 8/3 है। मेरे हिसाब से 3/2 × 60 क्या आएगा? अरे 3Q1 हो, 3Q2 हुआ और Q1 में हुआ नीचे 2 चला जाएगा, अरे Q1/2 और वो क्या हुआ 4R का स्क्वायर यानी 16R का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3/2 × 6 जो भी आएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 3/32F। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या डबल कर दिया, ये तिगना कर दिया, ये आधा कर दिया, वो कर लोगे, लिख लो इसको। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो आराम से। मतलब अगर नहीं भी समझ आ रहा तो यहाँ पे सीधा सीधा रखते जाओ, उससे जो 2 मिनट में आंसर निकल आएगा, है ना, तो इस तरह जल्दी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, है ना, कौन से पर ज्यादा फोर्स लग रहा है? एक 4 माइक्रोकूलम है, एक 1 माइक्रोकूलम है, किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? बताओ। क्यों? अगर जैसे हम इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू से पुट करेंगे Q2 करेंगे, क्योंकि फोर्स ना, मतलब ना तो Q1 पर डिपेंड करता है ना Q1 Q2 के मल्टीपल पर डिपेंड करता है, तो जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो 4 × 1 लिखेंगे और इस पर फोर्स लगाएंगे निकालेंगे तो 1 × 4 लिखेंगे। अरे तो 4 × 1 लिखो चाहे 1 × 4 लिखो, आंसर तो 4 ही आएगा, तो सेम फोर्स रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? सेम फोर्स सेम रहेगा अगर दोनों का मास सेम है। तो एक्सलेरेशन का रेशियो, मान लो इसका मास भी m है, इसका मास भी m है,
इस पे एक्सलेरेशन है A1, इस पे एक्सलेरेशन है A2, फोर्स लगेगा तो एक्सलेरेशन आएगा। तो फाइंड A1 रेशियो A2। लिख लिया? ये हो जाएगा हमारे पास F/m और उसका मतलब 1:4, 4:1 या क्या आएगा? ठीक है, कर लेना बाद में होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, A1 रेशियो A2 को निकालना है। ठीक है, सही है, बता दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाम ही ऐसा खतरनाक सा है, बाकी है कुछ नहीं इसमें, आसान सही है। क्या कहता है? अभी तक हम कितने चार्जेस ले रहे थे? दो। लेकिन चार्जेस तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो से अधिक। मान लो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे कई सारे चार्जेस हैं। Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q2, Q3, Q4, Q5। Q2 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? Q3, Q4, Q4, है ना? और Q3 पर बाकी सब। Q1 अपने आप को थोड़ी फोर्स लगा सकता है, या Q2 अपने आप को कोई फोर्स नहीं लगा सकता। सिमिलरली Q3, तो Q1 पर Q1 के अलावा बाकी सब फोर्स लगा रहे हैं, Q2 पर Q2 के अलावा बाकी सब फोर्स लगा रहे हैं, Q3 पर सब फोर्स लगा रहे हैं एक्सेप्ट Q3। तो ये है, ये इतने सारे फोर्स चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। हमें फोर्स निकालना है मान लो Q1 पर, है ना? तो सारे फोर्सेस जो भी लगा रहे हैं उन सबको फोर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर ऐड, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, Q4 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, Q5 की वजह से फोर्स लग रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होगा। Q2 की वजह से किस तरफ फोर्स लग रहा होगा? ऐसे कहीं लग रहा होगा। Q3 की वजह से ऐसे कहीं फोर्स लग रहा होगा। फोर्स ड्यू टू Q2 है ना, तो इसको F2 बोल देते हैं। फोर्स ड्यू टू Q3, इसको क्या बोलते हैं? F3। अच्छा, Q5 की वजह से ऐसे लग रहा होगा, F5 बोल देते हैं। और Q4 मान लो माइनस चार्ज है। Q4 कैसा चार्ज है? माइनस का। तो इसके वजह से फोर्स क्या इस तरफ लग रहा होगा? अरे अट्रैक्ट करेगा ना, तो माइनस। सिमिलरली इस पे भी अगर हम फोर्स निकालें तो ऐसे कई डायरेक्शन में फोर्स निकलेगा। इस पे फोर्स निकालें बाकी सबके वजह से, ऐसे कई। अभी तो हम सिर्फ Q1 की बात कर रहे हैं। ये किसकी वजह से फोर्स है? F2 फोर्स किसके वजह से? Q2 की वजह से। किस पर है? Q1 पर। मान लो इस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। इस फोर्स की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन नहीं, 2 है ना, तो 2 ही न्यूटन मान लेते हैं। इस पे वैल्यू है 4 न्यूटन, इसकी वैल्यू है 3 न्यूटन, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर Q2 Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है? 2 न्यूटन। अगर ये Q3, Q4, Q5 ये चार्जेस नहीं होते, जब नहीं थे, तब उस समय Q2 इस पे फोर्स लगा रहा था 2 न्यूटन, और अब ये आ गए तो भी 2 न्यूटन लगा रहा है। मतलब FQ2 के द्वारा लगाया हुआ फोर्स Q1 पर, वो आसपास बाकी चार्जेस हैं चाहे नहीं हो, वो फोर्स सेम रहेगा। सिमिलरली Q5 इन सब के होने से पहले कितना फोर्स लगा रहा था? 5 न्यूटन। ये सब बाकी जब नहीं थे तब भी कितना लगा रहा था? 5 न्यूटन। अब ये सब हैं तब भी कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन। तो बाकी सबके क्या प्रेजेंस में या बाकी सबके अब्सेंस में उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। जितना प्रेजेंस में लगा रहा था उतना ही अब्सेंस में लगा रहा था। सिमिलर फॉर Q3, सिमिलर फॉर
Q4 माइनस Q4, है ना। सेम फोर्सेस लगाएंगे सबके सब उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना पहले लगा रहे थे, उनके फोर्स के मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आएगा। फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा Q1 पर जो नेट फोर्स है उस पर। जब केवल Q2 था तब केवल उस पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था और इस डायरेक्शन में लग रहा था। लेकिन अब जब सब आ गए तो अब Q1 पर नेट फोर्स बदल गया। अब इसका वेक्टर सम जो होगा, उस वेक्टर सम के हिसाब से इस पर नेट फोर्स पता लगेगा और उसी वेक्टर सम के हिसाब से इस पर डायरेक्शन पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स बाकी सब चार्जेस के प्रेजेंस और एब्सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही फोर्स लगाता रहेगा। और जिस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो बदल जाएगा, पर इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो नहीं बदलेगा। इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से 5 वाले की वजह से 5 न्यूटन लग रहा था, 2 वाले से 2 न्यूटन लग रहा था, 3 वाले से 3 न्यूटन लग रहा था, उतना ही पहले भी लग रहा था, उतना ही बाद में लगेगा, पर नेट फोर्स क्या है वो बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, नेट फोर्स लिख लो जल्दी से। will change but individual forces remains same, but individual forces, net force on any charge, but individual forces between two charges remains same। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज on another charge do not depend on the presence or absence of do not depend on the presence or absence of other charges in the surrounding या vicinity बोल देते हैं इसको, सराउंडिंग को बोल देते हैं विसिनिटी, कि भाई सराउंडिंग में बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट हो चाहे बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट ना हो, आपका नेट फोर्स आपका फोर्स सेम रहेगा, चाहे बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट हो चाहे बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट ना हो, है ना। नेट फोर्स बदल जाएगा, नेट फोर्स विल चेंज बट इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, मतलब Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है वो सेम रहेगा, Q1 Q5 के बीच में जो फोर्स है वो सेम रहेगा, Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स है वो सेम रहेगा। Q1 Q2 पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो Q2 Q1 पर 2 न्यूटन ही लगाता रहेगा, चाहे बाकी सारे चार्जेस हो चाहे ना हो, है ना। फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज do not depend on the presence or absence of other charges in the surrounding।
ये हमने अज्यूम किया है 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल में है। ठीक है, तुम्हारा ट्यूशन का टाइम कितने, 5:30 है? टाइम तो हो गया। अब तो मैं बस वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर तुमने पढ़ ही रखा है ना? हाँ तो देख लेना, उस वीडियो से देख लेना, नहीं तो ठीक है, लिख लिया, मिटा दो ये डायग्राम, डायग्राम मिटा दो। वेक्टर तुम्हें सिखाया है क्या कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है? कैसे आता है बताओ। मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? तो साइन आता है तो बीच में तो 90 मतलब 1 आएगा। 1। मान लो एक वेक्टर ए ऐसे, दूसरा वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? cos 90 जीरो होता है, पर रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू तो आएगी कुछ। कितनी आएगी? वेक्टर सीखने की जरूरत है ना, मतलब हाँ तो कोई बात नहीं, करा देते भाई, तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या आता है नहीं आता। तुम्हें आता है? नहीं तो वीडियोस देख लेना, ठीक है? वैसे तो मैंने बताया था, याद हो तो तुम, ठीक है। तो वेक्टर सीखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा हमारे, इसको हटाओ, हाँ, हमारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा, नमस्ते, एक से अधिक चार्ज होंगे, एक चार्ज तो होगा नहीं, कितने चार्ज होंगे, 2 चार्ज 3 चार्ज, तो फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो हमें उनका रिजल्टेंट आना चाहिए, निकालना। अच्छा पहले मुझे बताओ जल्दी से, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इक्विलेटर, तो इस पे नेट फोर्स निकाल सकते हो? भाई इस पे, इसके वजह से इस तरफ फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस तरफ फोर्स आएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आएगा? देखो मैं बताता हूँ, चलो वेक्टर सीखते हैं थोड़ा सा, है ना? बस इतना ही सीखेंगे आज, वेक्टर्स। मान लो पहला वेक्टर है, हम तो फोर्स वेक्टर की बात करेंगे अधिकतर, तो मैं उन वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर बोल रहा हूँ। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, 2 न्यूटन 5 न्यूटन या 10 मीटर कुछ भी हो सकता है, और उसकी डायरेक्शन इस तरफ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। अच्छा इसमें बताओ ए और बी में से कौन सा बड़ा वेक्टर है? बी, क्योंकि जिसकी लेंथ बड़ी वो वेक्टर बड़ा है ना, लेंथ एक्चुअल में मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, और डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो एंगल कितना है दोनों वेक्टर का बीच में? दोनों वेक्टर्स का बीच एंगल कितना है? एक्चुअल में एंगल कैसे निकालते हैं? सही है 0 डिग्री है, एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का? मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो दोनों को टेल से टेल ज्वाइन कर लो। वेक्टर का ये होता है टेल और ये क्या होता है? हेड। ये क्या होता है? टेल, ये क्या होता है? हेड। दोनों को टेल से टेल ज्वाइन कर लो। तो और अब टेल से जो टेल ज्वाइन करने के लिए वेक्टर को उठा के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, या इस वेक्टर को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरे से यहाँ लाते हैं, तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए और उसकी लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, उस हिसाब से उठाना। तो मान लो मैं इसको उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो कुछ ऐसा आएगा, इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं बिना लेंथ चेंज किए, बिना डायरेक्शन चेंज किए हम इसको उठा के यहाँ ले आए, तो ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। और टेल से टेल ज्वाइन होने पर जो ये एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे हो? तो बताओ, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर को उठा के ऐसे रख दिया इसके ऊपर, तो एंगल कितना आएगा? 0। तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
ठीक है, आंसर आता है इसका रिजल्टेंट का सीधा ऐड हो जाता है ए प्लस बी, दोनों के मैग्नीट्यूड को सीधा प्लस कर दो, वही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ए प्लस बी, सिंपल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ए प्लस बी, पहला सही है। 6 केस पढ़ेंगे हम, पहला केस ये खत्म। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, तो रिजल्टेंट आएगा, तो ध्यान से देखना रिजल्टेंट, कुछ छोड़ो इसको, काट दो, 1 मिनट। हाँ, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको।